हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जिस बुक की हम बात करें उसका नाम है नाइट एंड द मॉथ, जो कि लिखी गई है रशेल गेलिक के द्वारा, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट। सो चलिए इस बुक का प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट करते हैं। सो पहले पेज में यहाँ दिया हुआ है आइलिंग कैथेड्रल के बारे में, तो अभी उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। वो जानती थी ये कहानी, यूँ भी जानता था, चाहे उसे याद ना हो। वो कोशिश करती थी ईमानदार रहने की, पर कहानी सुनाना भी एक तरह का झूठी तो होता है ना। कभी वो उस पहाड़ी के तोड़ तक गया था जहाँ ट्रॉम की सबसे ऊंची हवा चलती थी। वहाँ गोवान का सफ़ेद फूल था, पत्थर थे और दोनों ने नंगे पैरों से गर्मी छीन ली थी। वहीं एक कैथेड्रल बनाया गया और वो एक छोटी सी चींटी जैसा था, नार्थिक से नेव तक। फिर उस आयल तक छुपते छुपते चला गया। उसके होठों पर खून था और वो गिर गया था उस पुरानी चट्टान के चश्मे में। और जब उसने ऊपर देखा था, उस रोज़ विंडो की लाइट ने स्टेन्ड ग्लास को छू लिया था। उसकी कला थी आज्ञा का पालन। उसने भगवानों के नाम याद किए, उनकी भविष्यवाणी को पढ़ना सीखा। उसने सपने देखना सीखा और डूबना भी। वो हमेशा सोचती थी, क्या बाकी कहानी इस टुकड़े के बिना एग्जिस्ट करती हैं। सो यहाँ होता है। और अब हम बुक में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर का नाम है 6 मेडन्स अपॉन अ वॉल। एक अजीब गारगोयल जो शायद तार टूटी फूटी कहावटों में बोलता था, एम्बुलेटरी का एक अंधेरों से भरे कोने में घिसक कर गया। वहाँ लोहे के कैंडल होल्डर्स के बीच एक मकड़ी का जाला था जिसमें एक मक्खी फंसी थी, लगातार भिन भिन। उसने लाइमस्टोन की उंगली हिलाते हुए कहा, सही हुआ, कितनी बार कहा है, देख के उड़ा करो। वो झुक कर वेब के पास गया। चुप हो जा, मैं तुझे छुड़ाने वाली हूँ। पर उसने छुड़ाया नहीं, बस उस बेचारी मक्खी को लेक्चर देता रहा। वो मक्खी बोल नहीं सकती थी, और अगर सोच सकती तो शायद ये डिसाइड करती कि स्पाइडर के जाले में मर जाना बेहतर है, गारगोयल की बातों से गुजरना नहीं। और इसी बीच वो क्वाइटली अपने पीयू से निकल गई जहाँ वो सफाई कर रही थी, और भागकर नेब में पहुँच गई। नंगे पांव पत्थर पर पड़ते जा रहे थे, और जब कैथेड्रल के बाहर निकली तो सूरज के ढलते हुए रोशनी ने उसका आंखों पे बड़ी नज़ाकत से गिराव डाला। कोर्टयार्ड खाली था, सिर्फ 5 स्टैचूज़ थे, बड़े होठ पहने हुए, बिना चेहरे के। उनकी बाएं हाथ में अलग अलग चीज़ें पकड़े हुए थे, एक सिक्का, एक इंकवेल, एक ओर, एक काइम और एक लूमस्टोन। वो उनके बीच से हल्की चाल में गुजरी, जैसे उन्हें छेड़ दिया तो गुस्सा हो जाएंगे। वो पत्थर था, पर लगता था देख रहे हैं, जैसे कैथेड्रल खुद उसकी देखभाल कर रहा हो। उसने तेज़ी से ऑर्किड पार किया, जहाँ लाल लहू जैसे एप्पल्स लटक रहे थे। एक हाथ उठाया, एक एप्पल तोड़ा और बिना रुके आगे बढ़ गई। आगे एक लंबी स्टोन वॉल थी, उसके ऊपर 5 लड़कियां बैठी थीं। उनके कपड़े उसी पेल फैब्रिक के थे जैसे उसके। उनके चेहरे श्राउड में छुपे हुए, जैसे सरेंडर के झंडे हो सनसेट में लहराते हुए। जैसे ही वो आई, सबने उसकी तरफ देखा। जल्दी कर, एक लड़की सबसे लंबी चिक कर बोली। उसने एप्पल दांतों में दबाए और हाथों से वॉल चढ़ने लगी। 10 साल का अनुभव था उसके पास। पत्थर उसके दुश्मन नहीं, उसका दोस्त जैसे थे। ऊपर पहुंचकर उसने पैर वॉल के दोनों तरफ लटकाए और साथ बैठ गई। पक्का वही है, किसी ने पूछा। उन्होंने पर्पल बैनर्स देखे थे, राजा आ रहा था। एक लड़की ने एप्पल के लिए मुंह बनाया, उसने फ्रूट दे दिया। ज़्यादा मीठा नहीं है। एप्पल नीचे रोड पे गिर गया, लाल दाग की तरह। उन्हें अभी एक दूसरे का नाम भी नहीं पता था, आंखों का रंग भी नहीं, अपनी आंखों का रंग भी नहीं। फिर एक एक ने कहा, लो आ गया, और सबने देखा। किंग कैस्टर अपने नाइट्स के साथ आ रहा था। उसकी आर्मर बाकी सबसे अलग सुनहरी। वो लड़का राजा था, पहली बार देखा गया। प्रोसेसन नीचे घाटी में छुप गया। 10 मिनट में वो वॉल नीचे होते हुए। इतनी सेना सिर्फ एक डिविनेशन के लिए, एक लड़की बोली। हम लकी हैं, दूसरी ने कहा। सुना है ये राजा बच्चा है, साय से भी डरता है। वो सब हल्के बोले, तलवार और मर कुछ काम का नहीं है यहाँ। तब एक लड़की ने अपनी ड्रेस से 6 स्ट्रॉज निकाले। गेम सिंपल था, जिसको छोटी स्ट्रॉ मिलेगी वो ड्रीम करेगा। सब ने एक एक करके स्ट्रॉ खींचना शुरू किया। आखिरी 2 बजे छोटी वाली गई 2 को, फिर उसने 3 को बुलाया, फिर 3 ने 4 को हरा दिया। 4 ने मुझे चैलेंज दिया, उसके हाथ थे आयरन जैसे टाइट। हमने अपनी चाल से वॉक पे ऊपर एक डांस जैसे रोटेट किया। किंग की आवाज़ और पास आई। 4 ने स्ट्रॉस पकड़े, मुझे कहा पहले तुम। मैं कंस्ट्रेट करके देखा, लंबे स्ट्रॉ, फिर दूसरे लंबे स्ट्रॉ। आखिरी 2 बचे। 4 ने तंग किया। डर गई फ्लर्ट करने से। मैं मुस्कुराई नहीं, बस स्ट्रॉ उठाए और शॉर्ट स्ट्रॉ मेरी थी। सब ने देखा, मैं चुनी गई थी सपना देखने के लिए। 4 ने चैन की सांस ली। ठीक है, तुम हो तो सब संभल जाता है। सारी लड़कियां आगे को झुकी, और तब जाके
पतले स्ट्रॉस दिखाई दिए। दो ने हंसी छोड़ दी। तू तो बड़ी लकी निकली फोर, उनमें से एक बोली। सिक्स ने छोटी सी स्टेक उठाई थी, सबसे छोटी। फोर की हंसी में सुकून छुपा था। अच्छा हुआ सिक्स, तू तो पहले सबकी फेवरेट है, कभी पानी में छपट छपट नहीं करती। सिक्स ने वो पतली सी स्टेक अपने सख्त हाथों में लिया, छोटी और टूटी फूटी सी, और जाके दीवार पर बैठ गई जहाँ से राजा की झुलूस दिखाई देने लगा था। सबसे आगे एक सफ़ेद वॉर हाउस पर बैठा हुआ राजा था, बेनेडिक्ट कास्टर। उसके घोड़े के बदन पर एक भी घास का दाग नहीं था, पर वो राजा किंग ऑगर जैसे नहीं था, नहीं उसकी तरह सीधा सपाट, ना ही ठंडे लोहे जैसा। बेनेडिक्ट तो अपने आर्मर में ऐसे झुका हुआ लग रहा था जैसे एक छोटा सा सिपाही हो जो किसी और का कपड़ा पहनकर एक्टिंग कर रहा हो। उसकी गालों में बचपना था, दाढ़ी तक नहीं उगाई गई थी। सिक्स ने सोचा, क्या इसे सेविंग भी करनी पड़ती है? सोचो तो सही। फाइव बोली। 17 साल का है और फेथ की सुरक्षा के लिए नाइट बना दिया गया, राजा भी बना दिया गया, दुनिया को साबित करने के लिए कि सब कुछ है इसके पास। वन ने नीचे से झांक कर कहा। राजा उनके नीचे से गुजरा। उसने सिर उठाकर देखा भी नहीं। शायद उसे पता ही नहीं था कि कोई दीवार पर से उसे देख रहा हो। लेकिन जैसे ही फोर ने हल्की सी साई ली, राजा का बैनरमैन उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में हैरानी थी। होंठ हिलाए बिना बोला, डिवाइनर्स। फिर ज़ोर से पुकारा, 6 कन्याएं दीवार पर, डिवाइनर्स। घोड़े हिलने लगे। नाइट्स ने अपना रास्ता बनाया। कुछ औरतें भी थीं उनके साथ, अलग अलग जातियों और क्षेत्रों से। एक ने आंखों के इर्द गिर्द काला रंग लगाया, शाइमिंग वुड की निशानी। तब एक नाइट ने अपना हेलमेट उठाया और फोर की तरफ देखकर बोला, सुंदर सा मिस्टिक, मैंने स्प्राइट्स को मारा है, ओमेंस और फेथ की रक्षा की है, मेरी डिवोशन के बदले एक किस दे दो। और भी नाइट्स अपने हेलमेट उतारने लगे उनकी तरफ देखने के लिए। कुछ ने नाइट्स ग्रीड पढ़कर ग्रीटिंग दी, कुछ ने फूल फेंका, कुछ तो ऑलमोस्ट गिड़गिड़ा गए, एक शब्द, एक छोटी सी स्माइल, एक चुम्बन के लिए। लेकिन दीवार उनसे ऊंची थी और लड़कियां ज़्यादा खुश थी उनकी बेचैनी देखकर, उन्हें कुछ देने से ज़्यादा। सिक्स झुकी, उनकी आंखों को देखने की कोशिश की। सारी लड़कियों ने एबिस ने श्राउड पहना था, सिर्फ गार्गोयल्स की आंखों को वो रोज़ देख पाती थी, वो भी पत्थर के बने, जिंदा नहीं। तब बेल्स बजने लगी। किंग का जुलूस धीरे धीरे आगे बढ़ गया। बाकी डिवाइनर्स दीवार के साथ साथ बैलेंस बनाकर चल गई, पर सिक्स वहीं बैठे रही। उसने अपना हाथ खोला और छोटी सी स्टिक के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। तब एक घोड़ा नीचे से चीखा और एंट में एक नाइट बचा था, रुका हुआ। उसका घोड़ा रोड के आसपास ग्रीनरी में कुछ चबा रहा था। सिक्स का एप्पल। नाइट ने घोड़े को हिलाने की कोशिश की, पर वो तो प्यार में था एप्पल के। उसने मूव ही नहीं किया। आर्मर के नीचे से एक हल्के गाली की आवाज़ आई। नाइट ने सर ऊपर किया। सिक्स ने देखा, उसका हेलमेट थोड़ा टिल्ट हुआ और एक डार्क टिल्ट स्लिट से वो दुनिया देख रहा था। आंखें नहीं दिखी, ना उसने सिक्स की देख सकता था श्राउड के पीछे से। फिर भी उस पल सिक्स को अपने गले में कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ, जैसे वो नाइट उसे देख रहा हो। नाइट ने धीरे से अपना हेलमेट उतारा। गहरे काले बाल, तेज़ नाक, डार्क ब्राउज, गोल्डन ऑलिव स्किन, और उसके कान में 3 गोल्ड रिंग्स। उसका चेहरा ठंडा था, जैसे धूप में जला हो, पर अंदर से सूखा। उसकी आंखें कुछ और ही थी। आइलिंग कैथेड्रल, एक अंधेरा, ठंडा और पवित्र दरबार। आइलिंग कैथेड्रल अंधेरा था, ठंडा था, और उसकी हवा में एक ठहराव था, एक सूखापन था। लाइमस्टोन और महागनी की खुशबू थी, लेकिन वो भी उस गमगीन, मीठा, सड़ता और फूलों की स्मेल नहीं छुपा पाई जो अंदर से आ रही थी। एक गारगोयल उसके नेव के रास्ते ले जा रहा था। मैंने आज सुबह डिवाइनिंग रोब्स धोई थी, उसने कहा। आखिरी फ्यू पर 6 सिल्क रोब्स रखे हुए थे, अब भी हल्की सी गर्मी पकड़े हुए। काफ़ी काम था, मैं अपने आप में थकान महसूस कर रहा हूँ। बिसाइड, उसने धीरे से कहा, कपड़े उतारते हुए। बिसाइड माई सेल्फ विथ फटीग, सही एक्सप्रेशन नहीं। गारगोयल की स्टोन जैसे भावें झुकी। अगर मैं बिसाइड माई सेल्फ होता तो मेरी 2 कॉपीज़ होती और वॉशिंग आधे वक्त में हो जाती। उसने पीठ घुमा लिया और कुछ प्राइवेसी दे दी ताकि वो अपने कपड़ों के बटन्स खोल सके। पहले उसने अपनी शेयर गुसैमर ओवर गॉन उतारी, फिर एक पतली सी फ्लैक्सन कैमाइज। कोई ज्वेलरी नहीं, कोई लेगिंग्स नहीं, कोई जूते नहीं। उसने अपना अंडरगारमेंट भी नीचे गिरा दिया और सिर्फ एक श्रॉड, एक पतला कपड़ा उसके जिस्म पर बचा था। वो बेयर स्किन थी और काँप रही थी। डिवाइनिंग रॉब्स अब भी धूप से गर्म थे। उसने 6 वाला रॉब उठाया, सफ़ेद सिल्क नॉर्मल, जिससे उसके पुराने कपड़ों से कहीं ज़्यादा भव्य था, लेकिन कंफर्ट नहीं देता था। वो रोब रॉयल थी, लेकिन ठंडा। मैं तैयार हूँ, उसने कहा, और उसकी खुद की आवाज़ ने कैथेड्रल के पत्थर की दीवारों से टकरा के उसे छेड़ दिया। मैं तैयार हूँ। गारगोयल ने फिर उसकी तरफ देखा। स्टोन जैसे निगाहों में कुछ न कुछ था, और उसने हाथ बढ़ाया उसे ट्रांसेप्ट तक ले जाने के लिए। कैथेड्रल के बीच में एक स्प्रिंग था, एक पुराना लाइमस्टोन पत्थर का टुकड़ा जो कभी चीर गया था।
जिसके अराउंड आइलिंग बनाया गया था। वही स्प्रिंग जैसे कैथेड्रल का दिल था। पत्थर के अंदर से एक गहरा पानी निकलता था, नैरो बाथ जैसे, लेकिन उसका रंग काला, ऑयली और उसी रॉटन फ्लावर्स वाली स्मेल से भरा। उसके हाथ सीने में टाइटनेस थी, गले में भी। वो धीरे धीरे स्प्रिंग के पास गई, रोप का किनारा उठाया। गारगोयल ने उसे अंदर ले जाने के लिए हाथ दिया। जैसे ही वो पानी में घुसी, ठंडा पानी उसकी कमर तक पहुंचा। स्प्रिंग ने उसे अपनी ठंडी गोद में खींच लिया। उसका सिल्कन रोब गीला हो गया, ट्रांसपेरेंट और उसकी त्वचा का हर कर्व को दिखाता हुआ। उसने ऊपर देखा। कैथेड्रल का क्लॉइस्टर में ऊपर 6 स्टेन्ड ग्लास विंडोज़ थी। हर एक में एक स्टोन ऑब्जेक्ट था, एक कॉइन, एक इंकवेल, एक ओर, एक काइम, एक लूम स्टोन। एक छठी विंडो थी सबसे बड़ी, ईस्ट वॉल पे, रोज़ विंडो। इस विंडो में कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, बल्कि एक फूल जिसे 5 पंख थे, और वो पंख किसी मौत के नाजुक पंखों जैसे लग रहे थे। सूरज की आखिरी किरणें उन विंडोज़ को रोशन कर रही थी, लेकिन रोशनी कैथेड्रल के ऊपर ही थी, उस तक नहीं पहुंची थी। ट्रॉम का सबसे पवित्र जगह थी ये स्प्रिंग, और फिर भी वो अंधेरे में थी। रिचुअल शुरू होने वाला था। ट्रांसेप्ट के शैडो से एक एक करके 6 और गारगोयल्स निकल आए। वो ऐसे चले जैसे घड़ी के आवर्स मार्कर्स हो, उसके चारों तरफ सर्कल बनाते हुए। तब कैथेड्रल के दरवाजे खुले। राजा के नाइट्स अंदर आए, नार्थेक्स में। उनकी आवाज़ खामोश थी, जैसे आइलिंग कैथेड्रल ने उनके शब्दों को पी लिया हो। उन्होंने अपने हेलमेट्स उतार दिए और अपनी नज़र उठाकर कैथेड्रल का आर्ट देखा। मार्बल फ्लोर्स, कार्व्ड सीलिंग, स्टेन ग्लास विंडोज़, और फिर बेल्स रुकी। नाइट्स के पीछे किंग कास्टर आया। साथ में थी एबेस, एकदम शांत, एकदम पवित्र। उनके साथ चलती उसकी चादर, उसका श्रॉड एक दुल्हन के घूंघट जैसे लग रहा था। लेकिन फ़र्क ये था, एक दुल्हन अपने हाथों में छुरी नहीं रखती। नाइट ने प्यूज़ में जगह ले ली। एबिस और किंग कैथेड्रल के दिल तक आए, सीधा उस स्प्रिंग के सामने जहाँ वो लड़की खड़ी थी। एबिस ने अपनी हमेशा जैसी ठंडी आवाज़ में बोला, ये तुम्हारा पहला डिविनेशन था, बेनेडिक्ट कास्टर। क्या तुम अपना ऑफरिंग लाए हो? राजा ने देखा, उसकी आंखों में छलकता डर था। 20 गोल्ड पीसेस। तो तुम क्या सीखना चाहते हो इस डिवाइनर के सपने से? नथिंग। उसकी आवाज़ काँप गई, चेहरा लाल हो गया। मतलब मैं बस ये जानना चाहता हूँ, क्या वो मुझे पसंद करते हैं, अब जो मैं ट्रॉम का राजा बन गया हूँ? वो काँप रहा था, और वो लड़की एकदम शांत थी। उस लड़की ने सोचा, बेचारा बच्चा डर गया है, इस आर्मर के पीछे एक नादान चेहरा छुपा है। शायद मैं अभी उसे ज़्यादा सच्चे रूप में देख रही हूँ जितना किसी ने कभी देखा हो। यही वजह था कि वो डिवाइनर बनना चाहती थी, क्योंकि जब तक वो आइलिंग के स्प्रिंग में खड़ी होती तब उसे लगता था जैसे वो दुनिया की सबसे ज़्यादा समझदार हो गई है, ज़्यादा मजबूत हो गई है। ये सब कुछ अजीब था, लेकिन वो जग गई थी, चाहे उसे पता था अगला हिस्सा उसे नापसंद होगा। एबिस ने एक लंबे सन्नाटे के बाद राजा के हाथ में छुरी दे दी। शुरू करो। सो यहाँ होता है ये चैप्टर ख़त्म। कल हम लोग बुक में कवर करेंगे चैप्टर 2। जैसे कि आपको पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल में स्ट्राइक आ गया था कम्युनिटी गाइडलाइंस के चलते, तो अब से रोज़ वीडियोज़ आएंगी। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड। आई नो अभी आपको ये स्टोरी समझ नहीं आ रही होगी, पर जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये स्टोरी समझ में आने लगेगी कि नाइट्स क्या होते हैं, एबिस कौन है, सपना का मतलब क्या होता है। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर पोरिंग सो मच लव टू मी, मीन्स अ लॉट यू गाइज। थैंक यू सो मच।